हाँ भाई, क्या हाल चाल है सभी के। वी आर लाइव। हम सभी लाइव हैं इस टाइम। और जैसे कि मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा टेस्ट होगा वही जिस टाइम हमारी क्लास होती है, वही 7:30 बजे। ठीक है, टेस्ट होगा आज। ठीक है, प्रैक्टिस बैच भी अनाउंसमेंट ही है आज कि किस टाइम आपका प्रैक्टिस बैच चलने वाला है। मुश्किल से 20-25 मिनट चला करेगा। 20-25 क्वेश्चन हुआ करेंगे ना उसमें, तो 20-25 मिनट ही चला करेगा आपका प्रैक्टिस बैच। तो आज का हमारा टेस्ट है, देखते हैं भैया कितने बच्चे आज टेस्ट देते हैं और कितना स्कोर करते हैं। मैं आपको पहले कल भी बता चुका हूँ कि जो भी स्कोर होगा, जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे उतना मुझे बता देना, उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के टेस्ट को हम शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए देखो, मैं आपको पहले टेस्ट का पैटर्न समझाने चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको पता है प्रैक्टिस जो क्वेश्चन चलेंगे हमारे सुबह को चलेंगे 7:30 बजे, कल से स्टार्ट हो जाएंगे मतलब। ठीक है, फिजिक्स का हमारा लेक्चर चलता ही है थ्योरी वाला 7:30 बजे शाम को। और और एक इम्पोर्टेंट बात और, अगर आपने टेलीग्राम पर हमको फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो ये रहा इसका लिंक, महात्मा जी एजुकेशन सर्च मार लेना। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर किसी को कोई क्वारी हो या डाउट हो। ठीक है, चलिए। हर क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 30 सेकंड का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं मिलने का आपको। 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम है हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, 2 घंटे का समय है आपके पास और 100 क्वेश्चन आपको पेपर में करने हैं। तो मतलब 120 मिनट का टाइम है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 से 1 सेकंड 5 मिनट, 1 मिनट 5 सेकंड के तकरीबन समय मिलेगा आपको हर क्वेश्चन का। पर मैं यहाँ पर टाइम कम टाइम में आपको कराने की कोशिश करूँगा, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। 30 सेकंड का टाइम है आप सभी के लिए एक क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो मुश्किल से हम बोलना चाहें 20 क्वेश्चन है, तो ये आपका लगभग 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। तैयार हो? चलो, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, जल्दी का आंसर आने चाहिए सभी से। पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया कौन सा कथन इनमें से सही है। तो भैया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कौन सा कथन इनमें से सत्य है? जल्दी जल्दी सभी के आंसर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी और स्टूडेंट ने ए बोल दिया, दूसरे ने बी बोल दिया, तीसरे ने सी बोल दिया, तो उसके हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से बताओ तुमने क्या पढ़ा है अभी, जो हमने साथ एक हफ्ता पूरे पढ़ते पढ़ते हो गए, उसमें क्या पढ़ा है। ठीक है, चलो आंसर आ जाना चाहिए। अभी ओनली ऑन हमारे 15 सेकंड हुए हैं, 15 सेकंड का और टाइम है आप सभी के पास। सोच लो एक बार, फिर बता रहा हूँ, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आई रिपीट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। टाइम अप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यानी ताप बढ़ाने से धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्धचालक का ताप गुणांक धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो आपको क्या लगता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हाँ, जो बच्चे इसको ऑफलाइन देखेंगे और अपने क्वेश्चन लगाएंगे, तो अपना जो भी स्कोर होगा 20 में से 20 या 20 में से 19, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फीडबैक हमको मिलेगा। तो बताओ भैया इसका आंसर क्या है? पेपर का लेवल यही रहने वाला है, सेम। ठीक है ना, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा लेवल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, अभी रुक जाओ। चलो मैं आंसर भी बताता चलो, नहीं तो आप कहोगे सर आंसर भी नहीं बता रहे। देखो, पहले वाले का आंसर होगा बेटा डी पी अपॉन म्यू पी एंड डी एन अपॉन म्यू एन। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, आपका ऑप्शन सी। जिनका भी ऑप्शन पहले का सही था उनका एक नंबर आप जोड़ सकते हो। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कौन सा कथन सत्य है? देखो भैया, कौन सा कथन सत्य है, ये आपका, इसमें एक ऑप्शन ठीक है हमारा, क्योंकि मैंने कहा था टेम्परेचर बढ़ाने से धातु जो चालक होता है ना, उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे मैंने बताया था अर्धचालक का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, जबकि धनात्मक बोल रहा, मतलब ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। उपयुक्त सभी का कोई मैटर नहीं, क्योंकि एक आंसर है हमारा। चलो तीसरा आंसर, तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो अभी जोड़ लेना कितने क्वेश्चन आपके सही बैठे। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य धातु का कार्यफलन अर्धचालक का कार्यफलन के लिए क्या सत्य है? ठीक है, बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए।
सामान्य धातु का कार्यफलन अर्धचालक का कार्यफलन के लिए सत्य है। कौन सी बात सत्य है? ए बी सी डी। यानी पहला ऑप्शन है धातु का कार्यफलन कम अर्धचालक का अधिक होना चाहिए, धातु का कार्यफलन अधिक अर्धचालक का कम होना चाहिए, धातु का कार्यफलन अर्धचालक के बराबर होना चाहिए, या ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। तो अपना फीडबैक जरूर देना आप सभी। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे टेस्ट देखेंगे, टेस्ट चल रहा है, वो निकल के चले जाएंगे चुपचाप ठीक है, तो भाई उसमें आपका लॉस होगा एंड में, जब पेपर का टाइम होगा ना पता चलेगा कि वो हमारे फायदेमंद क्यों था। हाँ भाई, आंसर आया सभी का। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सामान्य अगर नॉर्मल मैं बात करूं तो धातु का कार्यफलन कम होता है अर्धचालक से, तो धातु का कार्यफलन अर्धचालक का अधिक होता है। यानी ऑप्शन ए जिसका भी था सही है। नंबर जोड़ते रहना, फिर बता रहा हूँ, कभी भूल जाओ। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? तो भैया बताना कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अब ये कहोगे भैया क्या क्वेश्चन है, भैया पेपर का लेवल यही है, फिर बताना चाहूंगा मैं आप सभी को कौन सा कथन सत्य है। जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर 0.7 होता है, सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर 0.3 होता है, जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर 0.7 होता है। बताओ आपका आंसर कौन सा हो सकता है? 15 सेकंड तो मेरे क्वेश्चन में पढ़ने में ही निकल जाती है, तो 15 सेकंड आप अटेंड करने में लगाया करो। ओके, चलो बताओ इनमें से कौन सा आंसर आपका बिल्कुल राइट है। और पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना, कोई धोखाबाजी मत करना, क्योंकि मुझे धोखा नहीं दोगे आप खुद को धोखा दोगे। जल्दी सभी का आंसर, ये तो सभी का हो जाएगा वैसे, ठीक है, सबको पता है वाली बात। तो चलो आगे चलते हैं। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस प्रिंटिंग हो गया, 4 लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है निम्न में से पी टाइप में अपद्रव्य मिलाना चाहिए। फिर बता रहा हूँ पेपर का लेवल सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, 100 बार बुलवा लूंगा, वही बोल लूंगा। पी टाइप में अपद्रव्य मिलाना चाहिए, आर्सेनिक को मिलाना चाहिए, बोरोन को मिलाना चाहिए, बिस्मिथ को मिलाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए अपना अपना सही आंसर क्या होगा इसका। जल्दी अपना आंसर दो सभी। जिन जिनका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था आलू, बैंगन, गाजर, इन थेला, ये पढ़ा था ना, और हमने कहा था इनकी संयोजकता 3 होती है, और हमको पता है पी एन के बाद आता है, तो इसमें 3 संयोजकता वाला ही अपद्रव्य मिलाते हैं हम। ठीक है, देखते रहना किस किस के अभी तक 5 के 5 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई होती है 25 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना फीडबैक जरूर देते रहना आप सभी साथ के साथ। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? इतना सोचने का वक्त मत जाया करिए अपना। आपको जो लगता है उस पर टिक मार के निकलिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि हम एक क्वेश्चन को सोचते रहें। जिन जिन का ऑप्शन यहाँ पे बी ठीक है वो बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 7वां क्वेश्चन है, अवक्षय क्षेत्र की धारिता 2 गुनी कर दी जाए तो उस कंडीशन में उत्क्रम धारा कितनी हो जाएगी? बताना आप सभी का आंसर आना चाहिए। अवक्षय क्षेत्र की धारिता 2 गुनी कर दी जाए तो उत्क्रम धारा होगी, उत्क्रम धारा होगी 2 गुनी हो जाएगी, या 4 गुनी हो जाएगी, या आधी हो जाएगी, या कुछ कह नहीं सकते, इनमें से कुछ नहीं। और जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मॉक टेस्ट डेली लगेंगे आपके। फिर बताना चाहूंगा, ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपके डेली लगेंगे सुबह को 7:30 बजे। ठीक है, तो सभी 7:30 बजे आने की कोशिश करो डेली सुबह को। ठीक है, उससे क्या होगा यार, उससे आपका प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, और तुम्हें पता है थ्योरी का पोर्शन तो हमारा चल ही रहा है। तो भैया आंसर कितना आया इसका? सभी का आंसर आ जाना चाहिए इसका।
जिन जिन का ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपके 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहे हैं इसका मतलब। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अवक्षय क्षेत्र व उत्क्रम धारा के बीच सही ग्राफ है। अवक्षय क्षेत्र धारिता, ठीक, अवक्षय क्षेत्र की धारिता है, ठीक है। और उत्क्रम धारा के बीच सही ग्राफ कौन सा है? प्रिंटिंग वाले ने थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया था यहाँ पे, पर सही है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है अवक्षय क्षेत्र की धारिता और उत्क्रम धारा के बीच सही ग्राफ कौन सा है? बता सकते हो आप सभी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ ये इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो बता सकते हो आपका कौन सा आंसर इसमें से ठीक है। देखो बताना चाहूंगा भैया, इसका ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। जिसका भी ए आंसर आया वो बिल्कुल सही जा रहा है अपने टारगेट की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। एवलांस भंजन में उत्क्रम, यहाँ पे रे और लगा देना, उत्क्रम विभव बढ़ाने पर क्या होता है? ए ऑप्शन है अल्पसंख्यक आवेश वाहक की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या ए व बी दोनों। ठीक है, बताओ इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है? एवलांस भंजन में उत्क्रम विभव बढ़ाने पर, तो बता सकते हो आप आपका आंसर क्या आ रहा है। इतना टाइम जाया मत कीजिए आप सभी। आपको पता है ऐसे वैसे क्वेश्चन आप देखकर ही सोल्व कर सकते हो, तो पेन उठाने की जरूरत ही क्या है। जिसका ऑप्शन डी है यानी ए व बी दोनों, वो आंसर उसका ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण इसमें अगर हम उत्क्रम विभव बढ़ा देते हैं, उत्क्रम वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिससे हमारे क्या होते हैं, वो बॉन्ड को तोड़ने लगते हैं। जो वहाँ पे सहसंयोगी बंध बने होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होते हैं। और बहुसंख्यक का यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं, मतलब ए व बी दोनों, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए, यदि तापमान बढ़ा दिया जाए तब आपको क्या देखने को मिलेगा? एवलांस भंजन वोल्टेज घटता है, जेनर भंजन वोल्टेज बढ़ता है, एवलांस भंजन वोल्टेज बढ़ता है, या डी ऑप्शन ए व बी दोनों? बताओ इनमें से आपका कौन सा सही आंसर है? इनमें से आपका कौन सा सही आंसर है? जल्दी अपना फीडबैक दो, जल्दी जल्दी। यदि तापमान को हम इंक्रीज कर दी जाए, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन एवलांस भंजन वोल्टेज डिक्रीज, एंड मतलब जो एवलांस भंजन होता है, जो एवलांस ब्रेकडाउन होता है उसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, एंड जो जेनर ब्रेकडाउन होता है उसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, या जो एवलांस भंजन है यानी एवलांस ब्रेकडाउन है उसका वोल्टेज इंक्रीज होता है, या ए व बी बोथ? तो आप बता सकते हो आपका कौन सा आंसर ठीक है। जो यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहे हो बिल्कुल गलत है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका सी ऑप्शन ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था, एवलांस भंजन में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एवलांस भंजन का मान भी बढ़ने लगता है, ठीक है, जबकि जैनर भंजन का मान घटता है। जबकि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जैनर भंजन का मान बढ़ा रहा है, यानी ये गलत हो गया, और इसका मान तो बढ़ता है, यानी ये भी गलत हो गया। समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं क्वेश्चन रिलेट कर रहा हूँ? अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यानी हम स्टूडेंट ये बोल सकते हैं हम आधे मतलब अपना आधा का टारगेट पूरा करने वाले हैं। आज 10 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, 10 और रह गए। 10वां क्वेश्चन है, सुरंग डायोड में वोल्टेज बढ़ाने पर सबसे कम धारा किस बिंदु पर होती है? बता सकते हो? क्रांतिक बिंदु पर होती है, हिमांक बिंदु पर होती है, वैली बिंदु पर होती है, इनमें से कोई नहीं। सभी का सेकंडों में आंसर आना चाहिए। सुरंग डायोड में वोल्टेज बढ़ाने पर सबसे कम धारा किस बिंदु पर होती है? सुरंग डायोड में वोल्टेज बढ़ाने पर सबसे कम धारा किस बिंदु पर होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बताइए। देखो इसका आंसर होगा सी। जो भी आपने दिया, देखो 5 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर देने की कोशिश किया करो, क्योंकि फिर मैं आंसर बता देता हूँ, फिर उसके बाद कहोगे हाँ सर मुझे भी यही लग रहा था। लगने की बात नहीं, अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एलईडी से अधिकतम प्रकाश उत्सर्जित होगा यदि उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना हो? कितना होना चाहिए वर्जित ऊर्जा अंतराल? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इनमें से कोई नहीं? बता सकते हो आप सभी इसका आंसर क्या होगा?
एलईडी से अधिकतम प्रकाश उत्सर्जित होगा यदि वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो आपको बताना चाहूंगा, इसका ऑप्शन सी जिन्होंने बताया वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन जिनका भी है वो बिल्कुल राइट है। यानी आपने 11 में से 11 अटेंड करने की कोशिश की होगी। अगर बीच में कोई एक दो गलत हो गया होगा तो कोशिश करो वे भी गलत ना हो, क्योंकि आप इस टाइम अपना माइंड आपके पास नहीं है, वो कहीं हो रही है। अगर अपने पास रखोगे तो ऐसा नहीं होगा आप सभी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप पता है, महात्मा जी एजुकेशन की ब्रांच है हमारी ये, और इसका टेलीग्राम का डाउनलोड भी कर लेना, आप ज्वाइन कर लेना। सदैव उत्क्रम अभिनति में प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होता है उत्क्रम अभिनति में? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाशिकी डायोड, या ए ऑप्शन ये सुरंगन डायोड, या बी व सी दोनों, या दोनों यूज होते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? हाँ जी जल्दी बताओ, सभी का आंसर आ जाने चाहिए। सदैव उत्क्रम अभिनति में प्रयोग होता है। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन 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 डी आ रहा है वो गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जिनका ऑप्शन बी राइट है वो एक नंबर और ऐड कर लो अपने नंबरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब तो वैसे क्वेश्चन आ गए, क्योंकि उसे टाइम नहीं मिला होगा, जितने भी कर पाया उसने भेज दिया मेरे पास क्वेश्चन। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं हम तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का क्वेश्चन। बिंदु स्पर्श डायोड में पीएन, देखो पीएन संधि बनाने के लिए, यानी जो बिंदु पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होता है उसमें पीएन संधि, यहाँ पे पी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, पीएन संधि भी बोल सकते हैं, पर पीएन संधि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पीएन संधि बनाने के लिए क्या काम करते हैं हम? तार को हटा देते हैं, तार में कम धारा प्रवाहित करते हैं, तार में अधिक धारा प्रवाहित करते हैं, तार में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हो अपना राइट आंसर क्या आ रहा है आपका आंसर? अगर हमें बिंदु स्पर्श डायोड में पीएन संधि बनानी है तो हमको क्या करना होगा? हमको क्या करना होगा? अपना फोकस केवल केवल क्वेश्चन पे रखो। अगर किसी का मैसेज आ रहा है, कोई अपडेट आ रहा है तो भाई उसको बाद में देखना, पहले इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये टेस्ट चल रहा है, मजाक नहीं हो रहा। तो जिसका भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है। बिंदु स्पर्श डायोड में जो एस आकार का तार होता है वो बना होता है लोहे का, सोने का, चांदी का, एल्यूमिनियम का। तो बता सकते हो अपना राइट आंसर क्या आ रहा है आपका सभी का आंसर? बिंदु स्पर्श डायोड में जो एस आकार का तार होता है वो बना होता है लोहे का, बना होता है सोने का, बना होता है चांदी का, बना होता है या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है। जल्दी जल्दी सभी अपना फीडबैक दो। जी हाँ, जिसका भी बी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब अगर आपको जानना है ऐसा क्यों होता है, को भाई आपके 6-7 लेक्चर पढ़े हैं उनको देख लेना। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है आपका, शॉटकी डायोड में अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर धातु के सापेक्ष होता है। शॉटकी डायोड में अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर धातु के सापेक्ष होता है। बीच में होता है, नीचे होता है, ऊंचाई पर होता है, या केवल ए ऑप्शन ठीक है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको सही लग रहा है? शॉटकी डायोड में अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर धातु के सापेक्ष होता है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर? बीच में होता है, नीचे होता है, ऊंचाई पर होता है, या केवल ए ऑप्शन ठीक है? जल्दी जल्दी अपना आंसर दो। 30 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। आपका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऊंचाई पर होता है इसका फर्मी ऊर्जा स्तर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है हमसे, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है यदि शॉटकी डायोड में अग्र अभिनत लगा दिया जाए तब कौन सा कथन सत्य होगा? तो बताइए दोस्तों क्या सत्य होगा अगर हम इसमें शॉटकी डायोड में अग्र अभिनत लगा दिया जाए? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके एन टाइप से दूर जाने लगते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके धातु में प्रवेश कर लेते हैं, या ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो बता सकते हो आपका आंसर कौन सा लगने की कोशिश कर रहा है?
बताइए दोस्तों, आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, या ऑप्शन सी आ रहा है, या ऑप्शन डी, बी व सी दोनों आ रहा है? देखो, जिनका यहाँ पे बी बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन जिनका आ रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनका बी ऑप्शन आ रहा है, जिनका बी ऑप्शन आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके एन टाइप से दूर जाने लगते हैं, सही बात है, दूर ही तो जाएंगे क्योंकि मेटल में एंटर करने लगते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी व सी दोनों, जो राइट ऑप्शन माना जाएगा वो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। नंबर काट लेना वरना ऐड कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया, एलईडी में, वो सॉरी एलईडी पढ़ रहा हूँ, पीएन संधि में, पीएन संधि में विसरण धारिता किसके कारण होती है? मतलब जो पीएन संधि होता है उसमें विसरण धारिता किसके कारण होती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, अगतिशील आयन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, जो इसको ऑफलाइन मोड पर देखेंगे वीडियो को, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना। आप भी सोल्व करते करते देखो कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। तो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है आप सभी का? किसके कारण होती है? या बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अगतिशील आयन होते हैं ना, उनके कारण होता है, जो भी होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सभी की स्क्रीन के सामने 19वां क्वेश्चन है, 19वां, यानी एक क्वेश्चन हमारा एक और बचा है इसको करने के बाद। क्वेश्चन है, एलईडी में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉन है, तब वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा। दोस्तों बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? एलईडी में उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉन है, तब वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा। बता सकता है कोई कितना होगा? बता सकता है कोई कितना होगा? इसमें थोड़ा मैं आपको टाइम देता हूँ, 50 सेकंड का टाइम है आपके पास, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी बस। जी हाँ दोस्तों, बताइए आप सभी का आंसर क्या आ रहा है? रुको मैं भी एक बार इसको सोल्व करके देख लेता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। हाँ भाई, आया सभी का आंसर? देखो इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था, आपको अच्छे से पता है कि भैया लैम्डा बराबर हुआ करता था 1.24/E g। यहाँ पे लैम्डा का मान दिया हुआ है कितना है? 2 एंगस्ट्रॉन, यानी मैं ई जी का मान नहीं तो निकालना है मुझको, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 1.24/2 × 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन का मतलब ये होता है, ऐसे पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, 2 जीरो का मतलब है 124/200 × 10 कितना? 10 आपका हो जाएगा +8। ठीक है दोस्तों, ओके।
ओके, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग के आसपास ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है। चलो, एंड आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आज कितने बच्चे इसको सही कर पाएंगे। लो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। हाँ जी, ओ- आज का 20वां क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है निम्न में से किस परिपथ में दोनों डायोड पर विभवांतर समान होगा, चाहे इस वाले डायोड की बात करें या इन दोनों की बात करें, इन दोनों की। ये कहना पूछना चाह रहा है कि डायोड पर विभवांतर किस डायोड में समान होगा। तो आज का टेस्ट मेरे हिसाब से आप बता सकते हो कैसा लगा आपको। 20वें क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी, फिर बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ भाई बताओ जल्दी, आंसर कितना आया आपका। यहाँ पे वोल्ट लगाना है, स्टूडेंट वोल्ट, क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल वोल्ट में तो होता है ना। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो, ये कह रहा है इनमें से कौन सा डायोड पर विभवांतर समान होगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट जिनका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो इसमें पी एन, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव से, पर यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे एक उत्क्रम में एक अग्र में है, तो मतलब चेंज होता रहेगा विभवांतर। अब यहाँ पे देखना आपका पी एन, यानी एन किससे जुड़ा हुआ है, इससे, और यहाँ पे पी एन, यहाँ पे भी अगर एक उत्क्रम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो नॉर्मल है, यानी इसमें विभवांतर आपका समान होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आप सभी एक बात बताना। ओके, आप सभी मुझे अब ये बताना भैया कैसा लगा आज का हमारा मजाक, आज का लेक्चर हमको आपको कैसा लगा। ठीक है, और कैसा लगा आज का जो आपका टेस्ट हुआ, कैसा लगा आप सभी को। कितने क्वेश्चन हुए, कितने क्वेश्चन नहीं हुए, यानी अपना स्कोर और बताओ मुझे अभी के अभी। स्कोर कितना हुआ आपका, बता सकता है कोई जल्दी जल्दी। कितना स्कोर करा तुमने आज। देखो जितने बच्चे इसको ऑफलाइन मोड पर देखेंगे वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बता कर जाना कि सर हमने 19 सही करें या 18 सही करें या 15 सही करें। ठीक है, जितने भी होंगे। अब ये बताओ कैसा लगा आपको टेस्ट, और आपने स्कोर कितना करा आज के टेस्ट में, कितना स्कोर करा आप सभी ने आज के टेस्ट में। वाह 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 वाह, अति उत्तम अति उत्तम, अति उत्तम अति उत्तम, बहुत शानदार काम, बहुत शानदार, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, अब एक बात और बताओ मुझे, डेली डेली सुबह को 7:30 बजे कौन आएगा। डेली सुबह को 7:30 बजे कौन कौन आएगा मुझे ये बता दो, हाजिरी लगवा लो आज, हाजिरी लगाओ, कौन कौन आएगा डेली सुबह को 7:30 बजे। और मैं देखूंगा जो मुझे अपसेंट मिला ना वो पिटेगा बहुत। अब मुझे ये बता दो डेली सुबह को 7:30 बजे कौन आएगा, और ऐसे ही टेस्ट देना पड़ेगा जैसे आज दिया, मतलब उसमें मैं भी बताता हुआ चला करूँगा जैसा आज बताता हुआ चला। नहीं तो आप कहोगे सर इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर शीट भेज दो। सभी आएंगे, बहुत बढ़िया, सभी आएंगे, है ना, सभी आएंगे सभी आएंगे सभी आएंगे। तो देखो आज का आपको पता है, आज की तो हमारी छुट्टी है वैसे, क्योंकि आज टेस्ट होना था तो छुट्टी थी इस वजह से क्लास की। कल से आपके 7:30 बजे, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट मुझे लाइव चाहिए, लाइव चाहिए मुझे, जितने भी स्टूडेंट मुझे देखते हैं। 7:30 बजे क्लास का हमने टाइम रख दिया, क्योंकि पहले 6 बजे था, पर कुछ बच्चों की डिमांड्स है कि सर हमें 7:30 बजे अच्छा लगता है, या वो हमें घर का काम करना होता है, इस वजह से 7:30 बजे कर लो। तो लो भैया 7:30 बजे का टाइमिंग है, आपको डेली आना है, डेली, एक भी छुट्टी नहीं चाहिए। छुट्टी कर ली भैया फिर आपका पूरा नाश हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और यार और सब अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।